जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। दोस्तों, हमने कल से पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज पढ़ना चालू की थी। कल की क्लास में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था, उसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट देखा था, 1833 का चार्टर एक्ट देखा था तथा 1853 का चार्टर एक्ट देखा था तथा इससे संबंधित हमने 20 एमसीक्यू देखे थे और उनकी थ्योरी भी देखी थी। तो दोस्तों, हम इसी बेस पे आगे बढ़ते हैं। पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में हम एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास तो ये थी हमारी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास आपकी ऐसी होने वाली है जिसे सुनकर आपको लगेगा या फिर जिसे पढ़ते समय बच्चे को क्या लगता है कि सर, अगले पेज पे हम देख लेते हैं। पहले तो क्या क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में देखो। पहला क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ेंगे, 1861 पढ़ेंगे, 1892 पढ़ेंगे, 1919 पढ़ेंगे, 1935 पढ़ेंगे और 1947 पढ़ेंगे। तो और एक अधिनियम और था 1909 का अधिनियम। देखो, ये सारी डेट है। अब बच्चे इनको पढ़ते समय उनको क्या लगता है कि सर, हम यहाँ तो पॉलिटी पढ़ने आए थे और आप हमें स्क्रीन का लॉक खुलवा रहे हो। ठीक है, ये कोई पासवर्ड है मोबाइल के स्क्रीन का। ठीक है, तो दोस्तों आज की हम जो क्लास में पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे जिससे आपको ये सारे नंबर याद हो जाएंगे, डेट याद हो जाएगी कि कौन सा अधिनियम कब आया था, उनका क्रम क्या था। जैसे 1858, 1861, 1892, ठीक है, 1909, 1919, उसके बाद में 1935। ठीक है, देखो, आज हम इनको एक अधिनियम के तौर पर ना देखते हुए इसे हम एक कहानी के तौर पर याद करेंगे। कहानी कैसी? इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे कि 1858 का अधिनियम क्यों आया, किस लिए आया, किस समय आया और 1858 की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1858 के अधिनियम की। ठीक है, उससे पहले भी हम एक थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि देखो, अंग्रेज भारत में अचानक 1947 तक तो सीधे शासन नहीं करने लगे थे। शुरुआत में वे व्यापारिक तौर पर आए थे, व्यापारी के तौर पर आए थे। फिर उन्हें ऐसा लगा था कि वो जो भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक भाग ले सकते हैं, तो उन्होंने फिर वो किया, राजनीतिक हस्तक्षेप करना चालू किया और ऐसे ही वो फिर कंपनी की स्थापना हुई। तो कंपनी फिर शासन करते गई। तो इतने एक्ट बने थे। अब 1857 का विद्रोह हो गया। कौन सा विद्रोह हुआ हमारा? 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 का विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ होने लगा। तो इससे जो ब्रिटिश ताज था, कौन था? ब्रिटिश ताज, अर्थात ब्रिटिश सरकार। उन्हें क्या लगा, अब जो कंपनी है वो भारत में शासन नहीं चला सकती। यह कंपनी से भाई अब भारत में शासन नहीं संभल रहा है, और इसीलिए सबसे पहला अधिनियम आया हमारा 1858 का अधिनियम। ठीक है, तो 1858 में अधिनियम आया तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि इन्होंने क्या, कंपनी को हटा दिया और उसकी जगह ब्रिटिश ताज खुद शासन करने लगी। ठीक है, तो दो चीज क्या हो गई, एक तो 1857 की विद्रोह के बाद में 1858 का अधिनियम आया, उसके बाद में कंपनी को हटा दिया गया और सीधे ब्रिटिश ताज का शासन होगा। मतलब ब्रिटिश ताज ने शासन अपने हाथों में ले दिया और यहीं से हमारे अधिनियम की शुरुआत हुई। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा 1858 का अधिनियम। ठीक है, अब और इसी से हम क्या, हमारे क्वेश्चन जुड़े रहेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन हम कवर करते रहेंगे। पहले हम इसे पूरी थ्योरी में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम एमसीक्यू जल्दी जल्दी लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा अधिनियम था 1818 का अधिनियम।
1858 का अधिनियम। ठीक है, तो इसमें पहला तो यही हुआ था, कंपनी का अंत और ब्रिटिश के हाथ में शासन। ठीक है, किसके हाथ में? ब्रिटिश के हाथ में शासन। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो ब्रिटिश का शासन आ गया था, तो इसमें क्या भारत के लिए एक पद का बनाया गया, जिसका नाम था भारत का सचिव। क्या नाम था? भारत का सचिव। ठीक है, देखो इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। कैसा उदाहरण? मान लो पहले क्या, कंपनी, एक स्कूल का उदाहरण लेते हैं हम। एक स्कूल में एक मॉनिटर था और उसे वो ही सारे काम करता था, जैसे कि इसमें कौन? कंपनी काम कर रही थी। कौन काम कर रही थी? कंपनी काम कर रही थी। और ब्रिटिश था जिसके प्रिंसिपल थे। तो प्रिंसिपल ने एक दिन क्या कहा कि अब मॉनिटर को हटाकर सारे काम मैं करूंगा। तो मतलब इन्होंने कंपनी को हटाया और ब्रिटिश का शासन अपने हाथों में ले लिया। और इसके लिए फिर मेन वही चीज थी, और कोई को नियुक्त किया जाए, तो इसे किसे? भारत का सचिव नियुक्त किया। और इसके लिए इन्होंने एक भारतीय परिषद बनाई। ठीक है, कितने सदस्य की? 15 सदस्य की। ठीक है, और इसके बाद में जो गवर्नर जनरल था, उसका पद को इन्होंने क्या? वायसराय का पद बना दिया। और जो हमारा पहला वायसराय था, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, हमें इसमें इतने ही पॉइंट याद रखने हैं। कितने पॉइंट हो गए? 5 से 6 पॉइंट हो गए। कौन कौन सा? कंपनी का अंत हुआ, ब्रिटिश शासन का चालू हुआ, भारत के सचिव का पद आया, उसके बाद में वायसराय लॉर्ड कैनिंग पहला बना और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, और जो भारत का सचिव था, उसके लिए क्या? भारतीय परिषद की 15 जो सदस्य थे, वो एक ऐसी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसमें इतने चीजें हमें याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1858 का अधिनियम। इसके बाद आता है हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर 1858 के बाद आया 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषता रही, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो, अब क्या अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारत के लोगों को, मतलब जैसे पहले कानून में बनाने में उनको शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन 1861 का जो अधिनियम आया, उसके बाद में अंग्रेजों ने सोच लिया कि अब भारत के लोगों को बिल्कुल भी बाहर रखेंगे तो हमें परेशानी होगी। इसलिए भारत के लिए जो विधायी शक्ति है, कौन सी शक्ति? विधायी, अर्थात कानूनी शक्ति या फिर कानूनी कार्य मैंने शामिल करने के लिए कदम उठाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इससे क्या हो या समझ में आता है हमको, तो 1861 में जो भारतीयों को विधायी या फिर कानूनी कार्य करने के लिए शामिल कर लिया गया, उनकी मतलब भागीदारी की शुरुआत हुई। ठीक है, और जो मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी, जिन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया था, कब किया था ये आप मुझे कमेंट में बताइए। इन्हें फिर से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, मतलब अलग अलग कर दिया गया, इनका विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। और जो वायसराय था, कौन था हमारा? वायसराय, उसको क्या? आपातकाल लगाने की शक्ति दे दी। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है। या फिर हमें ये जो आपातकाल था वो कितने? 6 माह की अवधि तक हो रह सकता था।
क्या क्या चीज़ हुई 1861 में? भारतीयों को विधायी या फिर कानूनी कार्य के लिए क्या करना चालू कर दिया? उनकी भागीदारी या फिर उन्हें लेना चालू कर दिया। और उसके बाद में मद्रास और जो बम्बई की प्रेसिडेंसी थी उन्हें सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना था, बंगाल के अधीन मद्रास और बम्बई को करा था। उसके बाद में अब इस समय 1861 में इन्हें सेपरेट कर दिया। और उसके बाद में वायसराय को आपातकाल लगाने के लिए शक्तियाँ दी गई। यह आपातकाल कितने 6 महीने का हो सकता था। ठीक है, देखो यहाँ में गलती क्या नहीं करनी है ये याद रखना है। हमें गलती ये नहीं करनी है कि जैसे बच्चे सोचते हैं कि भारतीयों को यहाँ पर पूर्ण राजनीतिक अधिकार मिल गया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें अधिकार नहीं मिला था, सिर्फ विधायी परिषद में शामिल होने की शुरुआत हुई थी। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण कैसा? क्लासरूम का ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा हमने पिछली बार लिया था। अभी एक टीचर था, उन्होंने क्या सारे बच्चों से पूछा, ठीक है, क्या पूछा कि हम टेस्ट ले लेते हैं। टीचर के मन में विचार आया कि एक टेस्ट लिया जाए। उसने बच्चों से पूछा कि टेस्ट कब लेना है। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे कि वाह लोकतंत्र आ गया। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये सिर्फ एक राय जानी है कि क्या करना है। वैसे ही हुआ था हमारे जो 1861 का अधिनियम था, यह पूरा लोकतंत्र नहीं था, बल्कि यह भी एक राय पूछने वाला ही था। ठीक है, इसमें सिर्फ भागीदारी की शुरुआत हुई थी। ये हो गया हमारे दो अधिनियम, 1858 का, 1861 का। इसके बाद आते हैं हम हमारे अगले अधिनियम, जो कि 1892 का अधिनियम था। ठीक है, 1892 का अधिनियम है। इसके माध्यम से क्या क्या किया गया? तो सबसे पहले जो है केंद्र और प्रांत में क्या? केंद्र और प्रांत में जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी। ठीक है, उसके बाद में क्या दूसरा इसमें क्या था? जो भारत के लोग थे उन्हें बजट पर बहस करने के लिए शामिल किया गया। ठीक है, और इसी समय क्या निर्वाचन पद्धति चालू हुई थी। ठीक है, देखो 1892 क्या, जब तक 1892 आया, आते आते भारत में राजनीतिक की मांग बढ़ने लगी थी। भारत के नेता क्या कहने लगे थे इस समय तक? हमें परिषदों से ज़्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें परिषद नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। तो 1892 में परिषद का विस्तार हुआ और सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और उनसे चर्चा तो करेंगे ही, साथ में क्या प्रश्न पूछने पर। ठीक है, कुछ ही अधिकार मिले प्रश्न पूछने जैसे, सीमित अधिकार मिले। ठीक है, सिर्फ इसमें हमें इतना ही याद रखना है। और इसमें क्या निर्वाचन पद्धति का आरंभ चालू हो चुका था। ठीक है, देखो ये जो इसमें हमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि भारतीय बजट पर चर्चा तो कर सकते थे, लेकिन सरकार को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करने की शक्ति इनके पास नहीं थी। पूरी शक्ति नहीं थी, मतलब थोड़ी शक्ति थी लेकिन पूरी शक्ति नहीं। अब जैसे इसे हम एग्जाम्पल के सामान्य एक एग्जाम्पल मानते हैं, घर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पापा कहते हैं, पापा ही बेसिकली हर घर में बजट बनाते हैं। तो पापा ने क्या सोचा एक बार कि चलो मैं एक बार महीने का बजट 20,000 बनाता हूँ, लेकिन फिर भी वो बच्चों से पूछ लेते हैं। ठीक है, पापा क्या बोलते हैं, बेटा अपना 20,000 का बजट है, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि किस किस में खर्च हो। तो पापा ने क्या बोल दिया, पापा बोलते चलो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो बेटा बोलता है कि मुझे 5,000 दे दो, बाकी के सब तुम रख लो। तो फिर पापा क्या बोलते हैं, पापा करते हैं बेटा कि हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, हम आपको देंगे नहीं, सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिर बच्चे पूछते बेटा बोलता है क्यों? तो पापा बोलते हैं
अब 1858 का अधिनियम आ गया, सॉरी 1892 का अधिनियम आ गया। 1892 में चर्चा की शक्ति तो बढ़ी, लेकिन पूरी शक्ति नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये हो गई थी हमारा 1892 का अधिनियम। इतनी चीजें याद रखना है इसमें। इसके बाद आते हैं हम हमारे अगले पार्ट, अर्थात 1919 का जो अधिनियम था उस पे आते हैं। कौन सा अधिनियम में? 1919 का अधिनियम। इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले जो कि भारत के सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। ठीक है, ये चीज याद रखना है। 1919 को अधिनियम को एक अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले जो थे भारत के सचिव थे, और जो वायसराय कौन थे उस समय? मिंटो थे। ठीक है, देखो जो मार्ले मिंटो सुधार था या फिर 1919 का अधिनियम था, उसकी सबसे महत्वपूर्ण मांग या फिर विशेषता क्या थी? इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन। क्या था? मुस्लिमों का प्रथम निर्वाचन। ठीक है, इसमें पृथक निर्वाचन का मतलब ये नहीं था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व चुनाव करते थे। ठीक है, इसमें जो पृथक निर्वाचन किया गया था, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र में, सभी में नहीं, कुछ निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम जो मतदाता थे अपने समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव करते थे। अपने समुदाय मतलब उनके समाज या फिर उनके समुदाय के प्रतिनिधि का ही चयन करते थे। यह भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यही था 1909 का। ठीक है, इसके साथ साथ भारत को विधि निर्माण, क्या? भारत को विधि अर्थात कानून बनाने की शक्ति, और साथ ही साथ प्रशासनिक, दोनों में प्रतिनिधित्व किया गया, प्रशासनिक शक्तियों में भी। ठीक है, कौन सी? प्रशासनिक शक्तियां भी दी गई, उनमें प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, और जो इसके तहत क्या हुआ था? वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय शामिल, और पहले कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, परिषद में क्या था? सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने और प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ साथ प्रश्न पूरक, मतलब प्रश्न पूछा उसका उत्तर मिला, उसके फिर से प्रश्न पूछना, मतलब पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। और पृथक निर्वाचन मंडल हमने देख ही लिया था। तो 1919 का अधिनियम इतना था। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, इसे हम एक स्कूल के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक ग्रुप में बच्चे अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करेंगे। दो ग्रुप बनाए, ए और बी। इस ग्रुप में ए ग्रुप में के बच्चे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे तथा बी ग्रुप के बच्चे अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो बस इसी तरह अलग अलग निर्वाचन की अवधारणा को मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय वो अपने समुदाय के प्रतिनिधित्व को चुनेंगे, हिंदू समुदाय के प्रतिनिधित्व को चुनेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि इसे एक तो मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है और दूसरा पृथक निर्वाचन मुस्लिमों का। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे अगले भाग, कौन सा? 1919 का अधिनियम।
ठीक है। 1919 का जो अधिनियम था इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे 1919 की सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसका सबसे बड़ी विशेषता बच्चों द्वैध शासन है। क्या है? द्वैध शासन। कहाँ पर? प्रांतों में। इसका मतलब क्या होता है द्वैध शासन का? द्वैध शासन का मतलब होता है बच्चों दो भागों में बांटना। ठीक है। तो प्रांतों के जो सभी विषय थे उन्हें दो भागों में बांट दिया। पहला कौन सा? आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों में कौन से? जैसे शिक्षा हो गई, जो भारत के मंत्री तय करते थे। आरक्षित विषय जैसे पुलिस हो गया, ऐसे विषय आरक्षित विषय कहलाते थे। तो हस्तांतरित जो विषय थे उस पर किसका नियंत्रण था? भारत के मंत्रियों का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? भारत के मंत्री का। और इन पर किनका नियंत्रण था? गवर्नर का। ठीक है। इतना हमें इसमें याद रखना है, 3-4 चीजें ही याद रखनी है। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन आया इसके तहत, और इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। कौन सी चुनाव प्रणाली अपनाई गई? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है। सिर्फ हमें इतनी ही चीजें याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा 1919 का अधिनियम। इसके बाद आते हैं हम 1935 का अधिनियम। पहले इसे हम, अगर आप चाहें तो 1919 का अधिनियम है उसे एक एग्जाम्पल से, मजेदार एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ठीक है। और कौन सा उदाहरण? इसे हम घर का उदाहरण लेते हैं सीधा। मान लो घर में पापा ने कहा कि रसोई में काम कौन करेगी? मम्मी संभालेगी। रसोई का सारा काम कौन? मम्मी संभालेगी। लेकिन घर का बैंक अकाउंट तो मैं संभाल लूंगा। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, पापा क्या बोलते हैं? घर का जो काम है, रसोई का काम, वो कौन? मम्मी संभालेगी। और जो मेन काम है, जैसे बजट बनाना, पैसे रखना, जो भी इम्पोर्टेंट काम है, किसी की नियुक्ति करना जैसे पुलिस वगैरह की, वो कौन? पापा करेंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। घर के जो मेन काम है वो कौन? पापा करेंगे। तो जो फिर इसमें बेटा बोलता है मुझे क्या मिला? तो पापा बोलते हैं तुम्हें टीवी का रिमोट। ठीक है। मतलब जो सारे अधिकार थे ये सब में बराबर नहीं थे। सभी के कामों की अलग अलग चीजें थी। कुछ काम, सभी कामों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। ठीक है। हमें इसमें इतना याद रखना। इसमें द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी, हम देख चुके थे। द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था मतलब इसमें क्या, केंद्र में 2 सदन होते थे। द्विसदनी विधानमंडल, इसमें क्या 2 सदन होते थे। पहला कौन सा? काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा हमारा था लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। सिर्फ हमें इसमें इतना याद रखना, इसके अलावा हमें कुछ याद नहीं रखना।
फिर इसके बाद में आते हैं हम हमारा आखिरी अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 का अधिनियम क्या कहता है? 1935 का अधिनियम पहला तो देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत बड़ा अधिनियम था। पहला तो ये, ठीक है, इसकी विशेषताओं में क्या क्या थी? प्रांतों की स्वायत्तता थी, ठीक है, संघीय योजना बनाना, उसके बाद में तीसरी चीज थी हमारी शक्तियों का विभाजन हो गया था, और प्रांतों में द्विसदन विधानमंडल, कुछ ही प्रांत में विधानमंडल, और उसके बाद में एक था संघीय न्यायालय की स्थापना। ठीक है, अब देखो प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे 1919 में आया था, प्रांतों में द्वैध शासन था, तो द्वैध शासन को क्या हटा दिया? किसको हटाया? द्वैध शासन को हटाया, तो प्रांत स्वायत्त हो गए। तो 1935 में आ गई प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, दूसरा था हमारा 1935 की संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या था? इस अधिनियम ने, या इस अधिनियम के तहत भारत के लिए एक संघीय व्यवस्था प्रस्तावित की। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतें शामिल होनी थी। ठीक है, ये संघीय व्यवस्था वास्तव में लागू नहीं हो सकी, क्योंकि जो आवश्यक संख्या में देशी रियासत इसमें शामिल नहीं होना चाह रही थी, इसलिए यह व्यवस्था, संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। ठीक है, शक्तियों का विभाजन तो हमने देख लिया था, केंद्र का, राज्य का, द्विसदनी विधानमंडल आया। ठीक है, और जो संघीय न्यायालय कब आया? 1937 में। कब आया हमारा? 1937 में आया। और इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट चीज और है, यहाँ देख लेते हैं, आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई है। ठीक है, बर्मा को ब्रिटिश से अलग कर दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया। ठीक है, इतनी चीज हमें 1935 के अधिनियम में याद रखनी है। और 1947 का अधिनियम के तहत तो भारत को स्वतंत्रता मिल गई, 2 डोमिनियन स्टेट बने, भारत पाकिस्तान। ठीक है, 1947 में ये इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? हमारे क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? भारत शासन अधिनियम 1858 जो था, उसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ठीक है, भारत में कंपनी शासन को समाप्त करना, भारत को स्वतंत्र कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, भारत में गणतंत्र स्थापित किया गया, या फिर भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। क्या था, आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, देखो इसके तहत सबसे जो सही उत्तर है, वो उत्तर है हमारा, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ये सभी को पता, हम इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं। भारत को स्वतंत्र तक कब किया गया? 1947 में किया गया। ठीक है, और उसके बाद में गणतंत्र कब हुआ? तो 20 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को। और प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई? अभी हमने देखा था 1935 के
अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत अधिनियम के बाद भारत के प्रशासन का नियंत्रण किसके हाथ में चला गया? तो ये किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। हमने अभी देखा था कांग्रेस की स्थापना जो थी ए ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। ठीक है, में ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अंत हो गया था 1858 के तहत। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटेन के किस नए पद का निर्माण किया गया? तो हमने क्या देखा था? नया पद कौन सा था? भारत का सचिव का पद का सृजन किया गया। ठीक है, और इसके लिए 15 सदस्य समिति भी बनाई गई। देखो, राष्ट्रपति का स्वतंत्र कब आया था? तो ये जब डोमिनियन स्टेट बना था 1950 में आया था। और प्रधानमंत्री भी संसदीय व्यवस्था का है, तो यह भी बहुत बाद में आया था। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश किस आर्टिकल में, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला हमारा क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को किस अतिरिक्त नाम से जाना गया? तो इसने वायसराय के नाम से जाना गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम के बाद भारत सचिव की सहायता के लिए किस संस्था का गठन किया गया? तो किस संस्था का गठन किया गया था? भारतीय परिषद का गठन किया गया था, अभी हमने देखा था। ठीक है, संविधान सभा हमारा अगला टॉपिक रहेगा, तो हम उसमें देखेंगे। संघीय न्यायालय किस में आया था? 1935 में। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में, आप मुझे कमेंट में बताइए। जब हम आयोग पढ़ेंगे तो इन्हें जो सारे आयोग है उन्हें सिर्फ एक ही वीडियो में ट्रिक के माध्यम से पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? महारानी जो विक्टोरिया थी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 में भारतीय रियासतों के संबंध में क्या आश्वासन दिया गया था? भारतीय रियासतों को क्या आश्वासन दिया गया था? उन्हें क्या आश्वासन दिया था? सभी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, रियासत की संधियों और अधिकारों का सम्मान किया जाएगा, सभी रियासतों को ब्रिटिश संसद में सीट मिलेगी, या फिर रियासतों में लोकतांत्रिक सरकार अनिवार्य होगी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हमारा बी है। ठीक है, क्योंकि 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राजा और रियासतों के प्रति अपनी नीति का बदलाव किया था, और इसी समय ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि संधियां और अधिकारों का उनके सम्मान होगा। रियासतें स्वतंत्र कभी नहीं हुई थी, ये हमने देखा था। यह ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन रही है हमेशा। ब्रिटिश संसद में सभी रियासतों को, यदि सभी रियासत को ब्रिटिश संसद में सीट मिलेगी, तो सीट देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना इस घोषणा का भी उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का प्रमुख महत्व क्या है? तो इसका प्रमुख महत्व क्या है? भारतीयों को विधायी कार्य में शामिल करना, या फिर पृथक निर्वाचक की मांग शुरुआत करना, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करना, या संघीय शासन की शुरुआत करना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है इसमें भारत की विधायी कार्य में शामिल करना। ठीक है, अभी हमने जब इनकी डिटेल में पढ़ा था तो तब देखा था क्या क्या इनकी विशेषता थी। अंग्रेजों ने 1857 के बाद महसूस किया कि भारतीयों को पूरी तरह प्रशासन से दूर रखना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 1861 के अधिनियम के तहत भारत के को विधायी कार्य में शामिल कर लिया गया। पृथक निर्वाचन कब चालू हुआ था? तो पृथक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में हुई थी।
कब हुई थी? 1909 में। प्रांतीय स्वायत्तता हमें पता है 1935 में, और संघीय न्यायालय मतलब 1937 में, और संघीय शासन 1935 में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने किस दिशा में प्रशासन को आगे बढ़ाया? तो किस दिशा में बढ़ाया? विकेंद्रीकरण में। हमने देखा था कि दोनों के काम अलग अलग कर दिए, बम्बई और मद्रास के। ठीक है, ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, भारत परिषद अधिनियम 1892 का महत्व क्या था? तो इसका महत्व क्या था? तो इसका महत्व था पृथक निर्वाचन, बजट पर चर्चा की अनुमति, प्रांतीय स्वायत्तता या फिर द्वैध शासन। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था 1892 का बजट पर चर्चा की अनुमति। देखो, पृथक निर्वाचन 1909 में आया था, अभी अभी हमने देखा था। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने के लिए 1892 का अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता अभी हमने देखा था 1935 का। द्वैध शासन 1919 में लाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1892 के किस अधिनियम के तहत अधिनियम के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ी? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष निर्वाचन या प्रतिनिधित्व, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या फिर पृथक निर्वाचन? बताओ। देखो, इसकी जो सही उत्तर होगा वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन या फिर प्रतिनिधित्व। क्यों? ठीक है, देखो 1892 में परिषद का विस्तार किया गया और विभिन्न संस्थाओं की सिफारिशों के माध्यम से सदस्यों के चयन की व्यवस्था विकसित की गई। इसे भारतीय प्रतिनिधित्व के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह 1892 अधिनियम कहता है। पृथक निर्वाचन 1909 में। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में है। दोस्तों, अगर आप भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट मिल रहे हैं आपको? 70 टेस्ट मिलेंगे, जो कि जिसमें आपको 60 टॉपिक वाइज टेस्ट तथा 10 आपको एफएलटी मिलेगी, जिसकी प्राइस सिर्फ 49 रुपीज़ होने वाले हैं। इसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन देंगे, 25 टेस्ट। अगले पेज पर देख लेते हैं हम यहाँ पर। टेस्ट सीरीज की विशेषता क्या रहेगी हमारी? 70 टेस्ट, 60 टॉपिक वाइज, जिसमें 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, इनकी डिटेल व्याख्या। 10 हमारी रहेगी जो जीएस साइंस का पोर्शन है उसके क्वेश्चन। 10 रहेगा टेस्ट की संख्या हो, और उसके बाद में 10 हमारी रहेगी एफएलटी। ठीक है, 50 टेस्ट रहेंगे, टॉपिक 60 टॉपिक वाइज टेस्ट है, जिसमें से 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 50 ये होगा, 10 जीएस वगैरह के होंगे और 10 हमारी एफएलटी होगी। इसकी प्राइस मात्र 49 रुपीज़ होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप यूजीसी नेट किसकी? यूजीसी नेट हिस्ट्री या जियोग्राफी या पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 30 टेस्ट, जिसमें 18 जो टेस्ट है टॉपिक वाइज टेस्ट है, 12 टेस्ट आपको मिलेंगे एफएलटी के रूप में, और इसकी प्राइस होने वाली है मात्र 21 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी प्री 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो इसके लिए हमारी जो स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज है
जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 55 टेस्ट, जिसमें 30 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 10 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। ये 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है। MPPSC प्रीलिम्स पर आधारित रहेगी। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज किया जाएगा। और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई है उसमें जो पहला ही टेस्ट हुआ था हमारी टेस्ट सीरीज का, 3 क्वेश्चन सेम आए हैं। तो इससे आप हमारी टेस्ट सीरीज का लेवल पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस लेवल की टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है। तो अगर आप अपनी तैयारी या फिर अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो अभी इनरोल कीजिए हमारे ऐप पर और टेस्ट सीरीज से जुड़िए। इसमें आपको तीन टेस्ट फ्री है हर टेस्ट सीरीज में। ठीक है, ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी PDF के लिए आपको ना टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ज्योग्राफी का हमने। और हाँ, यदि आप ऐसे शॉर्ट नोट्स चाहते हैं कि एक ही PDF में या फिर एक ही पोस्ट में हमें सारा मिल जाए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, बिंदास लर्निंग के नाम से, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर ऐसे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका डेली रिवीजन हो सके। अगला हमारा क्वेश्चन है 1909 में जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। रिपन जो है किससे संबंधित है? रिपन हमारा संबंधित था स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, और वेवेल सुधार राजनीतिक से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1909 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? 1909 में क्या हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण विषय था हमारा प्रांतीय स्वायत्तता थी क्या? नहीं, 1935 की है। द्वैत शासन 1919 का है। संघीय न्यायालय 1935 का है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन 1909 का है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। भारत शासन अधिनियम 1919 किस सुधार से संबंधित है? तो 1919 अभी हमने देखा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। जिसमें सचिव कौन है? मॉन्टेग्यू है। और चेम्सफोर्ड कौन है? हमारे वायसराय है। ठीक है, अगर हम क्रिप्स सुधार कब का? 1942 का है। और जो बेबेल योजना है 1945 की है। कब की है? 1945 की। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? चलो मैं इसके यहाँ पर सन लिख देता हूँ। उन्नीस 1919 क्रिप्स सुधार 1942, बेबेल योजना 1945। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1919 की महत्वपूर्ण प्रांतीय विशेषता क्या थी? तो 1919 में प्रांत में द्वैत शासन आया था। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता हमें पता है कब मिली थी, आप ये मुझे कमेंट में बताइए। और जो संघीय योजना 1935 में आई थी और प्रांतीय स्वतंत्रता भी 1935 में आई थी। पूर्ण स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली थी। अगला हमारा क्वेश्चन है 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत हस्तांतरित विषय के द्वारा किसे संचालित किया गया था? तो हस्तांतरित विषय जो है वो भारतीय मंत्री को दिए गए थे। किसको दिए गए थे? भारतीय मंत्री को दिए गए थे। भारतीय सचिव का पद किस आर्टिकल के तहत बनाया गया था? आप मुझे कमेंट में बताइए। हस्तांतरित विषय के अलावा एक विषय और थे। कौन से विषय थे? वो थे आरक्षित विषय।
जिसे गवर्नर देखता था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में कौन सी व्यवस्था स्थापित की गई? तो केंद्र में कौन सी? द्विसदनी विधानमंडल, राष्ट्रपति शासन, एकदलीय शासन या पूर्ण उत्तरदायी सरकार? तो इसका सही आंसर होगा हमारा द्विसदनी विधानमंडल। देखो, इनकी डिटेल हम पहले देख चुके हैं, इसलिए अब नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम अभी इन्हें जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें या फिर उन्हीं की प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इससे आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी, कंपनी के शासन की पुनः स्थापना, मुस्लिम पृथक निर्वाचन और भारत की स्वतंत्रता। क्या थी? तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्त या फिर प्रांतों को स्वतंत्र बनाना। ठीक है, कंपनी शासन तो कब समाप्त हो गया था? 1858 में समाप्त हो चुका था। मुस्लिम लीग या फिर मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। भारत स्वतंत्रता हम सभी को पता है 1947। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1935 के जो भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था क्यों लागू नहीं हो सकी? देशी रियासतों की पर्याप्त भागीदारी नहीं हुई थी इसलिए, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान को स्वीकार कर लिया था इसलिए, ब्रिटिश संसद ने भारत को स्वतंत्र कर दिया था इसलिए, या फिर संघीय न्यायालय ने इसे रोक दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा देशी रियासतों की पर्याप्त इसमें भागीदारी नहीं थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? देखो, 3 प्रकार की शक्ति संघ होती है, एक संघी, 3 प्रकार की शक्ति होती है, फिर 3 प्रकार के विषय होते हैं। ऐसे विषय जिन पर केंद्र कानून बनाता है, कौन केंद्र कानून बनाएगा तो केंद्रीय विषय, राज्य बनाएगा तो राज्य विषय, और जो दोनों मिलकर बनाते हैं फिर दोनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो कौन से? अवशिष्ट विषय होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी अवशिष्ट शक्तियां। तो ये किसके अधीन थी? तो ये अधीन थी हमारी गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक है, देखो इसे हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए जो कानून बनाने की है उनकी 3 सूचियां है, लेकिन कोई ऐसा विषय आ गया है जो किसी सूची में भी लिखा नहीं है, तो उसे अवशिष्ट विषय कहेंगे। ठीक है, देखो 3 विषय तो थे ही थे, जैसा हमने देखा था, एक केंद्र, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, केंद्रीय विषय, राज्य विषय और केंद्र राज्य विषय। एक पे ये कानून बनाते थे केंद्र सरकार, दूसरे पे राज्य सरकार, तीसरे पे दोनों मिलकर, और कुछ ऐसे विषय जाते थे जो इन तीनों सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें क्या? अवशिष्ट विषय कहा जाता था। और उन पर कानून कौन बनाता था? तो गवर्नर जनरल बनाता था। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक कालक्रम सही है? तो कौन सा सही है? 1858, 61, 92, 9, 1935, पहला ही हमारा सही है। ठीक है, एक नज़र में हम देख लेते हैं किसमें क्या था। 1858 में तो कंपनी गई, 1857 में विद्रोह हुआ था, 61 में भारतीय आए थे, 1992 में बजट बताया गया, 1909 में अलग चुनाव या प्रत्यक्ष चुनाव, 1919 में द्वैध शासन प्रणाली, और 1935 में स्वायत्तता आ गई थी।
ठीक है, तो ये दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 पॉलिटी की MCQ, जिसमें PYQ भी शामिल है, कुछ टेस्ट और उनके डिटेल भी शामिल है। इसे हमने थ्योरी प्लस MCQ दोनों के माध्यम से देखा। तो ये आज हमारा जो पार्ट था, कौन सा पार्ट, भारत शासन, कंपनी की स्थिति और ब्रिटिश ताज के अधिनियम, ये दोनों समाप्त हो गए, जो कि थोड़े टफ होते थे। इनमें कहानी बनाने जैसी ज़्यादा कुछ थी नहीं। अगर कहानी बनाते तो इसके लिए हमें पूरा इतिहास पढ़ना पड़ता। लेकिन अब हमारी एक्चुअल पॉलिटी की शुरुआत होने वाली है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान सभा। क्या टॉपिक रहेगा? संविधान सभा। ठीक है, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद में MCQ देखेंगे और PYQ देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम हमारी अब अगली क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।